हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट फ्रॉम पेरमो बोकारो झारखंड। और पिछले क्लासेस में हम लोग ने ये सारे चार्ट को कवर किया था और आज की क्लास हमारी इस चार्ट पे कितने मेथड आएंगे वो रहेगा। ओके, तो एक बार आप लोग चार्ट को फिर से रिमाइंडर कर लीजिए। सरफेस प्रोस्पेक्टिंग फॉर माइनिंग, किसी भी जगह को या फिर उसके इंटरनल या एक्सटर्नल में क्या क्या डाटा है, क्या क्या है, ये चीज जानने के लिए हम लोग प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपकी इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, ठीक है। आप में क्या है, क्या नहीं, क्या फिजिकल है, क्या आपकी हेल्थ है, वेट क्या है, डायमेंशन क्या है, ये सब सारा जो डाटा आप किसी चीज में लिखते हैं तो सेम इट इज, उसको आप क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन कहते हैं, या फिर अपना जॉब के लिए अगर आप कुछ लिखते हैं तो वो रिज्यूम हो जाता है। ठीक है, जॉब के लिए अगर लिखते हैं तो वो रिज्यूम हो जाता है। ठीक, अगर आप शादी ब्याह के लिए लिखते हैं तो वो आपका बायोडाटा हो जाता है। ठीक, और किसी चीज के बारे में लिखते हैं तो वो एक क्या हो जाता है, सर, प्रोस्पेक्टिंग हो जाता है, प्रोस्पेक्टिंग हो जाता है। ठीक, आपने प्रोस्पेक्टिंग हर जगह वर्ड सुना होगा। जैसे आप डिप्लोमा में एडमिशन लेने आए होंगे तो आपको कॉलेज के बारे में प्रोस्पेक्टिंग दिया गया होगा, प्रोस्पेक्टिंग बुक दिया होगा। तो होता क्या है प्रोस्पेक्टिंग, मतलब पूरी जानकारी उस बुक के अंदर आती है। प्रोस्पेक्टिंग में पूरी जानकारी, पूरी डाटा आती है कि कितनी माइनिंग की क्लासेस है, कितनी सीट है, क्या लैब है, क्या टेक्नोलॉजी है आपके पास। सिर्फ माइनिंग की नहीं, पूरी कॉलेज में क्या आपकी अदर ट्रेड है, इंजीनियरिंग की ट्रेड है, और क्या क्या लैब्स हैं, फैकल्टी क्या है, नॉन टीचिंग स्टाफ क्या है, सर्विस क्या है, हॉस्टल्स क्या है, ये सारी डाटा किसमें आ जाती है, प्रोस्पेक्टिंग में। सेम इट इज कोयले में भी होता है कि किसी भी जगह, किसी सरफेस, सपोज दैट हम लोग जैसे तैसे माइनिंग कहीं भी देख के तो नहीं कर सकते हैं। वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम्स एंड वेस्ट ऑफ मैन पावर। आप पर्टिकुलरली किसी जगह को जांच पड़ताल करके ही वहां पे माइनिंग ऑपरेशन करेंगे ना। तो वो जांच पड़ताल में क्या क्या डाटा आता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, कोयले का फॉर्मेशन क्या है, कोयले का कैलोरिक वैल्यू क्या है, कोयला कितना मात्रा में है, कोयले की डीप कितनी है, हाइट कितनी है, कितनी डीप तक जाएगी, फॉर्मेशन क्या है, लेंथ क्या है, ब्रीथ क्या है, हाइट क्या है, ये सारे डाटा को पता लगाने के लिए सिंपल सा एक वर्ड माइनिंग टर्म में भी होता है, वो होता है प्रोस्पेक्टिंग। ओके, अब ये प्रोस्पेक्टिंग बनाने के लिए आप अगर कॉलेज में एडमिशन जो लिए होंगे उस टाइम आप प्रोस्पेक्टिव देखे होंगे, तो वो प्रोस्पेक्टिव बनाने में कितना मेहनत, क्या क्या लगा होगा, उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो आइए, मेथड क्या क्या लगता है प्रोस्पेक्टिंग में। हम लोग ने देखा था कि डायरेक्ट मेथड रखता है। डायरेक्ट मेथड में आउटक्रॉप आइडेंटिफिकेशन होता है, जियोलॉजिकल मैपिंग होता है, फिर ट्रेंचिंग या फिर बोरिंग होता है। ठीक, उसके बाद इनडायरेक्ट मेथड में जियो फिजिकल सर्वे होता है, जियो केमिकल सर्वे होता है, रिमोट सेंसिंग होता है। तो ये इतने सारे मेथड होते हैं, इसके बावजूद भी इस सब में भी कुछ ना कुछ मेथड आएंगे। सबसे मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स है कि जियो फिजिकल के कितने मेथड होते हैं, जियो केमिकल के कितने मेथड होते हैं, और रिमोट सेंसिंग के कितने मेथड होते हैं। तो ये हमें आज कवर करना है, इसके नीचे वाले मेथड को। एक बार फिर से रिमाइंडर के लिए रिपीट कर देता हूं। आउटक्रॉप यानी कि मैंने एग्जांपल दिया था बड़ी मिस्त्री वाला, क्या आप बड़ी मिस्त्री को कोई भी फर्नीचर अगर बनवाते हैं तो किसी भी पेड़ की लकड़ी, अलग अलग लकड़ी काट के दे दीजिए, वो देख के बता देगा कि भाई किस पेड़ की लकड़ी है, क्या मजबूती है और क्या है। ठीक ना, सेम इट इज अगर कोई बंदा माइनिंग एक्सपीरियंस यानी कि जूलॉजिकल वाले बंदे
जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, तो वो किसी भी फील्ड या एरिया या लोकेशन को देख के बता देंगे कि यहाँ की फॉर्मेशन कैसी है, यहाँ की जो रॉक की इग्नेशन, सेडिमेंट्री या फिर मेटामॉर्फिक क्या है, सारा चीज कितनी इरा या कितने टाइम पे वो बने हुए, सारा चीज देख के ही फिजिकली वो देख के बता सकते हैं। इसी को आउटक्रॉप कह देंगे, यानी कि बाहरी स्तर से जो पता लग जाए उसी को आउटक्रॉप आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। और ये हम लोग से नहीं होगा, इसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए आपको इस फील्ड में। बड़ी मिस्त्री भी एक दिन में वो देख के नहीं बता सकता है, वो भी कहीं ना कहीं 20-25 साल उस चीज से रगड़ा हुआ होगा, यानी कि दिस वन ये रगड़ा हुआ होगा, तब जाके वो इतना एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ा और बता पाता है। जियोलॉजिकल मैपिंग इसको मैंने बताया था कि, एक मिनट, रिमाइंडर। ये मैपिंग एक तरह से आप सर्वे समझ लीजिए, जिसमें रॉक को आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि किस टाइप का रॉक है, और उस रॉक से हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि मेटल्स या मिनरल्स या कोयले की फॉर्मेशन है या नहीं। ट्रेंचिंग एंड बोरिंग तो आप डेफिनेटली समझ रहे होंगे, आप जो घर में बोरहोल मारते हैं पानी के लिए, वही चीज बोरिंग है। ट्रेंचिंग मतलब किसी भी चीज को खोदना या थोड़ा सा ट्रेंच करना, ठीक है। उसके बाद जियोफिजिकल, इसमें बहुत सारे आपको मेथड पढ़ने हैं। इसके बाद जियोकेमिकल, फिर रिमोट सेंसिंग के बारे में बताया था मैंने। जिस तरह बम डिटेक्टर होता है, उसी तरह माइंस को या मेटल्स को पता लगाने के लिए हमारे पास बहुत इंस्ट्रूमेंट और टेक्नोलॉजी है। फिर जियोकेमिकल में, यानी कि किसी भी लोकेशन की आप वहाँ की मिट्टी ले जाओ या फिर वहाँ का चट्टाने ले जाओ या पत्थर ले जाओ, केमिकल लेब में टेस्ट होगा, जियोकेमिकल टेस्ट होगा, बाय प्रोसेस बहुत सारे उसमें आइडेंटिफिकेशन आते हैं सामने, तो उसी के थ्रू हम लोग इसमें अंदाजा लगाते हैं कि मेटल या कोयल का फॉर्मेशन है या नहीं। जियोफिजिकल में मैंने एग्जांपल दिया था, शारीरिक दक्षता से पता लगाते हैं कि फॉर्मेशन है या नहीं। तो शारीरिक दक्षता में मतलब आप गेता फोड़ा लेके निकल जाइए और पता लगाइए। तो जियोफिजिकल का एग्जांपल मैं देखता हूँ और भी क्या इसमें आएंगे। तब तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। ड्रिलिंग एंड सैंपलिंग है ना, इसमें इसी में आ जाएंगे। बोरिंग यानी कि ड्रिलिंग और सैंपलिंग। जियोफिजिकल के एग्जांपल ये आप पहला देखिए, मैग्नेटिक सर्वे है, उसके बाद ग्रेविमेट्रिक सर्वे, उसके बाद इलेक्ट्रिकल सर्वे, रेडियोमेट्रिक एंड सिस्मिक सर्वे। तो ये आप चार्ट लिख लीजिए। पहला मैग्नेटिक सर्वे, कैमरे में आ रही होगी तब तो देख लेता हूं। हाँ, थोड़ा बहुत आ जा रही है। इसके बाद ये चार्ट जाएगा ऐसे। पहला मैग्नेटिक सर्वे, ग्रेविमेट्रिक सर्वे, GRAV
GRAVI ग्रेविमेट्रिक METRIC सर्वे सिस्मिक सर्वे एंड रेडियोमेट्रिक सर्वे। रेडियोमेट्रिक सर्वे चौथा वन इज सिस्मिक सर्वे। SIS एक मिनट SEISMIC सिस्मिक सर्वे। ये जियो फिजिकल सर्वे में आएंगे। कैमरे को नाम डाउन कर दे रहा हूँ, लीजिए, ठीक है। सिस्मिक SEISMIC सिस्मिक यानी कि जो सिस्मिक वेव होती है उन लोग से भी पता लगाया जा सकता है। एक बात और, सारी बातें मैं लिखवाऊंगा नहीं, आपको जो हमारी डाटा बनी हुई है यानी कि नोट्स बनी हुई है मैं टेलीग्राम के चैनल पे अपलोड कर दूंगा। यानी कि आज से हमारी टेलीग्राम चैनल भी बन चुकी है, वहाँ जाके मैं सारे जो भी नोट्स है वो अपलोड कर दूंगा। और टेलीग्राम की जो चैनल की लिंक होती है इसी वीडियो में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके लिंक के थ्रू से ऐड हो जाइएगा। ओके, तो धीरे धीरे फिर PDF फाइल भी बनते जाएगा और धीरे धीरे आई थिंक सब चीज़ ठीक रहा तो एक डिजिटल बोर्ड यानी कि डिजिटल पैनल भी लगा लूँ तो आप लोग को और बताने में या समझाने में इजी होगा। उसमें पूरी वीडियो भी चलेगी तो आप लोग और समझेंगे। तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ी बहुत लिखिए। डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड हो गया, यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए। इस सारी थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो लिखना चालू कीजिए आप लोग। आउटक्रॉप आइडेंटिफिकेशन में पहला कॉलम आउटक्रॉप आइडेंटिफिकेशन। हालांकि ये आपको सिलेबस चेंज हुआ है, आउटक्रॉप आइडेंटिफिकेशन सिलेबस चेंज हुआ है, ये उतनी डीप में क्वेश्चन आएगी नहीं, बट आपको नॉलेज रखना है, कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है। 7 नंबर की चैप्टर है तो नॉलेज तो रखना होगा। और पहले के टाइम पे क्या होता था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते थे और एग्जाम में अपेयर होने के बाद रिजल्ट पास आउट हो जाता था। बट सिलेबस चेंज हो जाने के कारण क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्या पैटर्न रहेगा, ये किसी को अभी तक पता नहीं। तो आप लोग डीपली स्टडी करना होगा। ओके, आउटक्रॉप आइडेंटिफिकेशन। Prospectors visually examine rock outcrop looking for sign of mineralizations like veins, fractures or altered rocks। बस सिंपल में एक लाइन है। Prospectors visually examine rocks outcrop looking for sign of mineralizations like veins, fractures or alternate rocks। वो rocks को देख के अपना आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। Just 1 minute।
देन आफ्टर इसी में एक वर्ड आता है पेनिंग, PA, इसी में एक वर्ड आता है पेनिंग, PANNING, पेनिंग, PANNING. Panning is a traditional method of separating heavier minerals like gold from lighter materials in river sediment. अच्छा, कहता है पेनिंग इज ए ट्रेडिशनल मेथड, एक नया तरीका है जो कि सेपरेटिंग करता है मिनरल्स की, जो कि मिनरल्स का पता लगाता है या फिर मिनरल्स को वहां से प्रोडक्शन निकालता है। जैसे स्वर्ण रेखा नदी में क्या होता था कि सेडिमेंट्री टूट के वो बहते थे और उसी सेडिमेंट्री में गोल्डन का मेटल्स यानी कि गोल्डन की रॉक्स पाई जाती थी, गोल्डन की सेडिमेंट पाई जाती थी, ठीक। और वो सेडिमेंट को पूरी प्रोसेस करके उससे हम लोग क्या करते थे, सोना निकालते थे, यानी कि गोल्ड निकालते थे। अब पूछ रहे हो सर, जब स्वर्ण रेखा नदी से सोना बहती है तो क्यों नहीं आप उसमें ही सोना का प्रोडक्शन कर लेते, सोना का उत्पादन क्यों नहीं कर लेते हैं? तो डेफिनेटली हम चाहें तो वहां से भी सोना फॉर्मेशन कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, बना सकते हैं। बट जितनी फॉर्मेशन करने में हमारी लागत आएगी ना, वहां से जो सोना बनाने की जितनी भी प्रोसेस है उतनी में जितनी लागत आएगी उससे कई ज्यादा मार्केट में इसकी प्राइस कम हो जाएगी। मतलब आप समझे नहीं? खोट अभी मेरे को धरती के नीचे से लगाने के लिए, धरती से नीचे और को या मेटल्स को निकालने के लिए 10 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। पूरी प्रोसेसिंग करते करते 15 रुपये में सोना बन जा रहा है, ठीक। तब जाके सोने की प्राइस इतनी रखी हुई है, 10, 15, 5 प्रॉफिट मान लेते 20, ठीक। अब स्वर्ण रेखा नदी से हम लोग पानी लेते हैं, वहां से सेडिमेंट लेते हैं, उसकी प्रोसेसिंग ही कितनी आएगी? 20 रुपये डायरेक्ट लागत आएगी प्रोसेसिंग करने में। फिर उसको मार्केट में लॉन्च करते करते 25 या 30 रुपये आएगी। जहां सोना यहाँ 15 रुपये में तैयार हो जाती है, यहाँ आपको 30 रुपये लगता है। 30 रुपये लगेगा, मार्केट वैल्यू बढ़ेगा। आप अगर महंगा दे रहे हो तो क्या बंदेल आपसे खरीदेंगे? डेफिनेटली नहीं खरीदेंगे। अगर खरीदेंगे भी तो इंडिया में, आउट ऑफ कंट्री आपसे माल लेंगे, आपसे सोना लेंगे? नहीं। अगर कोई अच्छे लोग भी होंगे इंडिया में तो वो क्या करेंगे, आउट ऑफ कंट्री से सोना खरीद के अपना कारोबार करेंगे या फिर आउट ऑफ कंट्री से सोना लेके अपना यूज करेंगे। तो इसीलिए स्वर्ण रेखा नदी से हम लोग सोने की प्रोसेसिंग नहीं करवाते या उत्पादन नहीं करवाते, वो बहुत कॉस्टली आ जाता है इसीलिए। ओके, तो पेनिंग का मतलब हो गया, वन वर्ड क्वेश्चन आ सकता है ये पेनिंग। उसके बाद आप आ जाइए जूलॉजिकल मैपिंग में। दिस वन सेकेंड इज जूलॉजिकल मैपिंग। आज इसको कंप्लीट कर देना है। जूलॉजिकल मैपिंग लिखिए, सरफेस प्रोस्पेक्टिंग बिगिंस विथ थ्रू ए जूलॉजिकल सर्वे इंक्लूडिंग मैपिंग सर्वे, जूलॉजी, आइडेंटिफिकेशन रॉक्स टाइप्स एंड असेसिंग स्ट्रक्चरल फीचर्स लाइक फॉल्ट एंड फॉल्ट्स। जूलॉजिकल मैपिंग में कहता है ये इस तरह का प्रोस्पेक्टस है या फिर इस तरह का मेथड ऑफ प्रोस्पेक्टिंग है जिसमें जूलॉजिकल सर्वे होता है, जिसमें इंक्लूडिंग मैपिंग एंड सरफेस। मतलब गूगल आप यूज किए होंगे तो किस तरह का वो मैप तैयार करके आपको डायरेक्शन बता देता है। सेम इट इज यहाँ भी है कि सरफेस को देखते हुए और उसमें जो फॉर्मेशन है या फिर आप अगर पहाड़ कहीं, हमारे पास सामने खंडोली डैम है, खंडोली डैम के जितने भी आमने सामने अगर आप देखेंगे सरफेस को तो वहां की मिट्टी कंकर टाइप की मिट्टी होगी। कंकर टाइप की मतलब पूरी प्लेन मिट्टी नहीं है, वो कंकर टाइप की मिट्टी है। तो कंकर में आप देखोगे मिट्टी भी उठा के, तो वहां से आप उसको अंदाजा लगा सकते हो एज ए केमिकली प्रोसेस से, या फिर जो एक्सपीरियंस वाले बंदे होते हैं वो अंदाजा लगा लेते हैं कि यहाँ का कैसा फॉर्मेशन है। सेम इट इज यहाँ पे बताया गया है जूलॉजिकल मैपिंग में। ओके, और
और क्या, हिल्स पहाड़ है, पहाड़ को बनने में भी समय लगता है, टूटने में भी समय लगता है, और वहाँ की मिट्टी में भी समय लगता है। आप अगर चाहोगे, अभी की जो फॉर्मेशन है वो कंकरीय मिट्टी है वहाँ पे, खंडोली हिल्स में, ठीक आमने सामने में। कुछ सालों के बाद, यानी कि 100 साल 2 साल, फिर उसमें नेचुरल एजेंट लगेंगे, नेचुरल एजेंट काम करेंगे, विंड, ग्लेशियर वाटर जो भी है, फिर वो कंकरीय पत्थर को वो धीरे धीरे सेडिमेंट के रूप में टूटेगा, सेडिमेंट्री के रूप में टूटते टूटते वो पूरा चूर हो जाएगा, तब जाके वो मिट्टी का एकदम सॉफ्ट मिट्टी जो आप अपने घरों में या फिर आसपास में कहीं देखे होंगे, तो उस तरह का बन जाएगा। अभी करंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। ये कंप्लीट हो गया। अब ट्रेंचिंग एंड बोरिंग, इसको रहने देते हैं। एक वर्ड में आप समझ लीजिए, बोरिंग ही है, लेकिन इसको हम लोग इसलिए रहने दे रहे हैं क्योंकि ये इसमें हम लोग देखेंगे किस रूप में, बोरिंग के रूप में। बोरिंग के रूप में यानी कि परसेसिव ड्रिल, बोरिंग या ड्रिल के रूप में। ये ड्रिलिंग करने का क्या मेथड है और क्या नहीं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो एक ऐसे ही अपनी लैंग्वेज में बना के लिख दीजिए, इट इज जस्ट लाइक ए बोरिंग विच इंडिकेट द फॉर्मेशंस ऑफ मिनरल्स एंड डिपोजिशंस ऑफ मिनरल्स। और इसमें और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज अ मेथड टाइप ऑफ इन विच वी आर फाउंड बाय द प्रोसेस ऑफ बोरिंग which included the deposition and strata formation of metals, minerals and oils. ओके, तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग जियो फिजिकल सर्वे। जियो फिजिकल सर्वे या जियो टेक्निक्स आप इसे बोल सकते हैं। तो पहला वर्ड इसमें लिखिए, टेक्निक्स लाइक ए मैग्नेटिक, ग्रेविटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे आर यूज्ड टू डिटेक्ट सरफेस जियोलॉजिकल फीचर्स एंड एनोमलीज दैट माइट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ मिनरल डिपॉजिट। ठीक, जियो टेक्निक्स या जियो फिजिकल टेक्निक्स या फिर जियो फिजिकल सर्वे, एक ही बात बोलिए आप, फिजिकल सर्वे या जियो टेक्निक्स बोलिए। ठीक, इसमें क्या हम लोग यूज करते हैं, इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज होता है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्निक्स का यूज करते हैं, सर्वे का यूज करते हैं, मैग्नेटिक सर्वे का यूज करते हैं। तो उससे हमें पता चल जाता है कि मेटल की फॉर्मेशन बिलो द अर्थ है या नहीं। सपोज दैट आप ये प्लेन सरफेस है, यानी कि धरती है, ये अर्थ है, ठीक, और ये इतना वाला प्लेन सरफेस मान लेते हैं, थोड़ी बड़ा बनाना होगा धरती, ठीक, ये प्लेन सरफेस ऊपर का मान लेते हैं, ठीक है। इसको सरफेस लिखिए, प्लेन सरफेस, या फिर आप इसको ग्राउंड भी बोल सकते हैं। ग्राउंड क्या हुआ, नीचे का फॉर्मेशन क्या है और मिनरल्स है या नहीं, मेंटल कोर ये सब है या नहीं, वो बात की बात है, अभी इसी तरह रहने दीजिए। ये सरफेस है आपका, पेड़ पौधे हैं, उसको काट उठ के हम लोग क्या बनाएं, इसको बाकायदा सही तरीके से रोड बना दिए, ठीक। नितिन गडकरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो रोड का जाल बनाया है, यानी कि इतनी खूबसूरत रोड आज तक मैंने कांग्रेस के सरकार में नहीं देखी। कांग्रेस की सरकार में क्या, मैं 30 साल हो चुका हूँ, इलेक्शन वोट डालने की जो उम्र होती है वो 18+ वोटिंग स्टार्ट हो जाती है। मैं खुद की अपने घर या फिर अपने आसपास की रोड की बात कर रहा हूँ, वो इतनी जंजर होती थी कि पैसा रहते हुए भी लोग बाइक ना लेते थे, ना कार लेते थे, ना कुछ परचेस करते थे ट्रांसपोर्ट के लिए। क्यों भाई, ये तुम्हारा रोड है, ये आपका रोड है, यहाँ पोर्ट होल्स है, यहाँ गड्ढा है,
कुछ रोड यहाँ सही है फिर यहाँ से खराब है, तो इस तरह का रोड पहले का था। अब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी पार्टी को लेके बात नहीं कर रहा हूँ या फिर उससे नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, बट ऐसे ऐसे रोड था। आप भी चेक करते होंगे, ऐसे रोड थे पहले, इस तरह की मेन रोड होती है। अगर आप BMW की कार ले लो, भाई BMW कार ले लो, एक जेन्युइन कार, होंडा हुंडई किसी का भी ले लो, महिंद्रा का भी ले लो या फिर टाटा का भी ले लो, ठीक ना। अगर बहुत पैसे वाले हैं तो वो तो भाई BMW में ही बैठेंगे। अगर मैं BMW इस कार पे यहाँ तक लाया, पता चला आगे गड्ढा है, यानी कि पूरी कार ही डैमेज, बोनेट ही सट जाएगी यहाँ पे। अब ऐसे मुश्किल से टर्न लोगे तो आगे गड्ढा है, फिर यहाँ गड्ढा है, ऐसे ऐसे अनबैलेंस हो जाएंगे, पूरी की पूरी BMW बेकार हो जाएगी। ठीक, BMW महंगी आती है। अब जनरल टाटा की मान लेते हैं, टाटा की कार, टाटा की बोनेट थोड़ी हाइट ज्यादा रहती है। सपोज टाटा की बोनेट ली, ये तो गड्ढा तो आपको फेस करना होगा, गड्ढे में तो चलना होगा, फिर आ गए, फिर गड्ढा, फिर आए, फिर गड्ढा, कहीं कच्चिया मिट्टी है, कहीं रोड बना हुआ, टूटा हुआ, पका हुआ। तो ऐसे में अगर कितने आप एक्सीलेटर लेंगे, कितने ब्रेक चेंज करेंगे, कितने आप क्लच दबाएंगे, भाई वो भी तो मशीन है, इसको भी मेंटेनेंस चाहिए। तो कितनी क्या मेंटेनेंस कॉस्ट आ जाएगी बार बार क्लच लेने से, बार बार गियर चेंज करने से, आपकी बॉडी हरासमेंट भी आएगी। तो इससे बेटर लोग समझते थे चलो पैदल चलते हैं। ठीक, तो इस तरह पैसा रहने के बावजूद भी लोग कार में नहीं घूम सकते थे उस पीरियड में। और रिसेंटली मैं अपने ही जगह की बात कर रहा हूँ, पैसे रहने के बावजूद भी लोग कार्स या ट्रांसपोर्ट का यूज नहीं करते थे। जितनी मेहनत इसमें आप लगाओगे, बॉडी पेन, इतने हरासमेंट होगी, इससे अच्छा भाई पैदल चल जाएंगे। तो ऐसे उस समय का पीरियड था। ठीक, और अभी देखो 2014 के बाद इतनी खूबसूरत रोड के साथ साथ ले भाई इसमें और एक लाइन दे रहे हैं, अरे 2 लाइन कम हो रही है भाई, और लाइन दे रहे हैं, ले भाई और लाइन दे रहे हैं, 8 लाइन। अभी मैं धनबाद के लिए निकलता हूं तो 8 लाइन मेरे को रोड मिलती है। भाई जाओ, अपना समय बचाओ, फुल स्पीड करो, कंट्रोल में रखो लेकिन फुल स्पीड करो, समय तो बच रहा है। रोड में तो हमको थकावट नहीं महसूस हो रही है। भाई कितना शानदार रोड बनाया नितिन गडकरी जी ने, आप सोच सकते हो। रोड में लेके लोग सेल्फी लगाते हैं। अगर जहां आपकी ट्रैफिक है वहां फ्लाईओवर ब्रिज बना दे रहा, ले भाई जाइए, ट्रैफिक हो रहा है, नीचे से उतर के ऊपर से लेते जाइए, क्रॉस कर लीजिए, फ्लाईओवर ब्रिज बना दे रहा है। क्या सुंदर, मतलब यूं ही नहीं नितिन गडकरी वो क्या बोलते हैं, IITians हैं, वो कंसेप्ट है उनके पास। उसके बावजूद भी और फैसिलिटी देखिए आप कि ये आपका GT रोड है, सपोज दैट ये GT रोड होगी। ठीक, GT रोड से लगे हुए यहाँ गांव भी बसते थे, यहाँ मार्केट भी बसते थे, ठीक ना। तो इसके बावजूद भी GT रोड में इतनी फैसिलिटी है कि भाई यहाँ से आप डायरेक्ट रोड में इंटर ना कीजिए, इसमें एक्सीडेंट होने का चांसेस खतरा रहता है। ठीक, तो आप कहाँ से इंटर करेंगे, इनके रोड के जस्ट नीचे रोड को फ्लाईओवर ब्रिज और नीचे आपका अंडर ब्रिज बना दिया है। यानी कि आप अगर GT रोड में प्रवेश करना चाहते तो ये ब्रिज है, अगर आप लेफ्ट लेना चाहते तो ब्रिज के अंडर ब्रिज के नीचे आप लेफ्ट लेके क्रॉस कीजिए, और इस पे आना चाहते हैं तो ये ब्रिज के अंदर ही आपको ऐसा इंक्लाइन, ऐसा रास्ता बना दिया गया है कि यहाँ से आप डायरेक्ट एक रोड और सर्विस रोड के नाम से उसको बोलते हैं हम लोग, सर्विस रोड बना दिया। सर्विस रोड जैसे जैसे आप GT रोड के संपर्क में आएंगे वैसे वैसे टच में आके आप GT रोड को आ सकते हैं। ऐसे सर्विस रोड बना दिए गए हैं। इधर भी सेम मोड है, ये GT रोड है, अंडर ब्रिज है। यहाँ पे अंडर ब्रिज में अगर आप अपर उधर जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप अंडर ब्रिज के क्रॉस कीजिए, कुछ देर के बाद यहाँ आपका सर्विस रोड आएगा, यहीं से सर्विस रोड ले जाके आपको यहाँ से अटैच करवा देगा GT रोड। भाई क्या टेक्नोलॉजी है, क्या दिमाग है। तुम धन्यवाद के पात्र होंगे कि नहीं, वो डेफिनेटली। ऐसे मिनिस्ट्री होना चाहिए हमारे पास।
ट्रांसपोर्ट में भी आप देखिए रेल, वैभव वैष्णवी या क्या नाम है, वो भी IITian से। वो क्या कर रहे हैं भाई, नया नया तरीके के ट्रेन निकाल रहे हैं, वंदे भारत और क्या क्या एक्सप्रेसवेज निकाल रहे हैं, स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं। कुंभ मेला में स्पेशल ट्रेन चल रही है, अयोध्या की तीर्थ यात्रा के लिए स्पेशल ट्रेन चल रही है। उसके बावजूद भी पटरियों भी अब चेंज होंगे। पटरी जैसे ये स्लिप होते थे पटरी के बीचों बीच, और यहाँ लोकल रहता था आयरन का, तो ये भी अब चेंज होंगे, ये भी अब डिजिटल आएंगे। वो डिजिटल मतलब थोड़ी मॉडिफिकेशन है इसमें, ये इस तरह का लुकिंग आएंगी। और ये कभी मतलब अनबैलेंस या फिर उसको क्या बोलते हैं, अगर कोई बम उम से इसको हटाना भी चाहे फिर भी नहीं हटेगी ये। अभी ये तो प्रेजेंट की बात है, अभी सॉरी ये पास्ट की बात है। अभी जो है ये, इसको आप उखाड़ना भी चाहे तो नहीं उखड़ेंगे ये। ऐसी ऐसी ट्रांसपोर्ट में भी फैसिलिटी है भाई। IITians को आप नेता बना रहे हो तो कोई ना कोई लाभ तो आपको मिलेगा ही। आप उठा लियो किसी दंगबाई नेता। हमारे झारखंड में ही देख लो ना, कितने IITians नेता है, कितने ग्रेजुएट है, कितने पढ़े लिखे हैं, बीटेक होल्डर कितने हैं। अब उन लोगों को आप नेता बना दो तो भाई पैसे भरने के लिए उन लोग सोचेंगे ना। खैर वो बात की बात है, हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो कहाँ थे हम लोग, कहाँ थे भाई, जियोलॉजिकल सर्वे और टेक्नीशियन में थे। तो इससे आपको हाँ रोड में थे, ठीक, हाँ ये रोड में। तो ये रोड अपने ये सरफेस हो गया, ये रोड बना यहाँ पे, ठीक ना। आप क्या करो, किसी किसी लोकेशन में देखना, यहाँ 4 व्हीलर चल रही है। थोड़ा इंक डाल देता हूँ, प्लीज वेट। हाँ यहाँ हम लोग रोड के पास पहुंच गए, ठीक ना। यहाँ से अगर 4 व्हीलर क्रॉस करती है किसी लोकेशन में, ठीक ना, तो आप नोटिस कीजिएगा कि इसने गाड़ी की इंजन को बंद कर दिया, यानी कि पूरी गाड़ी क्लोज कर दी। या फिर आप बाइक ले भी जाओ और आपने ऑफ कर दिया, फिर भी ये कंटिन्यू मीलों तक चलते जा रही है, मीलों तक, किलोमीटर तक ये चलती जा रही है, कंटिन्यू चलती जा रही है। ऐसा क्यों भाई? वहां ऐसा इसलिए क्योंकि वहां मिनरल्स का फॉर्मेशन है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे। मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है? जब 2 आयरन्स मिलते हैं, नॉर्थ और सर्वे पोल ये सब होते हैं, तब जाके वहां मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अगर ये आपकी आयरन है, ठीक, और यहाँ पे मैग्नेटिक डिपोजिशन है, यानी कि सपोज दैट ये मैग्नेट है साउथ और नॉर्थ, ठीक, ओके, यहाँ साउथ और नॉर्थ, और यहाँ भी साउथ और नॉर्थ। तो ऐसे में क्या होगा, नॉर्थ और साउथ मिलके अपने आप को एट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बना। तो इसी मैग्नेटिक फील्ड से ये कंटिन्यू चलते जाती है। तो इससे क्या पता लगता है कि नीचे हमारा कोई ना कोई ऑयल का फॉर्मेशंस हैं। तो आप कई मूवीज या किसी रेयर प्लेस में या रेयर केस में इस तरह का देखे होंगे, ठीक। तो चलिए, मैग्नेटिक हो गया। उसके बाद आप ग्रेविमेट्रिक सर्वे, ये मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, देख लेता हूँ ग्रेविमेट्रिक सर्वे क्या होता है। Gravimetric survey, these survey measures suitable variation of gravity which can be influence surface density variation such as cause of mineral deposition। हाँ, सेम चीज यहाँ भी मिनरल्स का डिपोजिशन होता है, जिसके वजह से ग्रेविटी अपनी फोर्स ज्यादा लगाती है, जिसके कारण आप वहाँ पे मतलब जो
कार बाइक या कार जो क्रॉस कर रही है वो ऑटोमेटिक इंजन बंद हो जाने के बावजूद भी वो चलते रहती है। तो सेम इट इज ग्रेविमेट्रिक सर्वे में भी होता है। इसका एक और एग्जांपल देख सकते हो, अगर ये अर्थ है, यहाँ मिडल का फॉर्मेशन ज्यादा है, तो आपके यहाँ मास या वेट, डेंसिटी डायरेक्ट बोलो, डेंसिटी नहीं, मास या वेट, देखना कुछ चेंजिंग होगा। अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ आपका कुछ मास और वेट चेंजिंग होगा। वेट हमेशा वही रहता है, मास में शायद चेंजिंग होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा मिनरल का डिपोजिशन के कारण होता है। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिकल सर्वे। इलेक्ट्रिकल सर्वे में हम लोग रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी ऑफ द सरफेस से पता लगा सकते हैं। उसके बाद रेडियोमेट्रिक सर्वे, सिस्मिक वेव, रेडियो एलिमेंट्स से भी पता लगा सकते हैं। ठीक ना, तो टाइम भी बहुत ज्यादा हो रही है तो आप लोग लिखना चालू कीजिए। पहला जियोफिजिकल सर्वेस में टेक्निक्स लिखिए आप। मैग्नेटिक सर्वे, मैग्नेटिक जियोकेमिकल सर्वे, रिमोट सेंसिंग। अच्छा, एक मिनट। तो इसका ये तीनों का डिफिनेशन हो गया। अब इसमें हम लोग आते हैं, इसका डिफिनेशन करेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर देन आपका। ठीक, तो जियो टेक्निक्स में आप लिखिए पहले टेक्निक्स, जियो टेक्निक्स या जियो सर्वे, इस पे लिखिए पहले दिस वन, फिर नीचे में हम लोग चलेंगे। जियो फिजिकल टेक्निक्स या फिर जियो फिजिकल सर्वेस, टेक्निक्स लाइक मैग्नेटिक। ओ माय गॉड, जल्दबाजी में दिक्कत हो जा रही है। ओके, रिलैक्स। जस्ट 1 minute प्लीज। हाँ चलिए, ओके। जियोफिजिकल टेक्निक्स या फिर सर्वे, techniques like magnetic, gravity and electromagnetic survey are used to detect surface geological features and anomalies that indicate presence of mineral deposition। ठीक, पहला एक लाइन लिख लिया हम लोग, क्या? टेक्निक्स लाइक मैग्नेटिक, ग्रेविटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। टेक्निक्स लाइक मैग्नेटिक, ग्रेविटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे आर यूज्ड टू डिटेक्ट सरफेस जियोलॉजिकल फीचर। किस लिए यूज करते हैं? सरफेस जियोलॉजिकल फीचर्स के पता लगाते हैं, यानी कि मिनरल्स या फिर डिपोजिशन का पता लगाते हैं। तो सरफेस जियोलॉजिकल फीचर्स एंड एनोमलीज दैट में इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स ऑफ डिपोजिशंस या डिपोजिट। ओके, ये हम लोग जियोफिजिकल सर्वे का एक लाइन लिख लिए। अब आ जाइए ये चार्ट में मैग्नेटिक सर्वे। मैग्नेटिक सर्वे लिखिए। Magnetic survey, this survey detect variation in the earth magnetic field caused by the presence of magnetic minerals like iron और magnetite। मैंने बताया था मैग्नेटिक सर्वे कि मैग्नेटाइट या फिर आयरन और या मिनरल का डिपोजिशन होने से ये इंजन ऑटोमेटिक चलती रहती है, यानी कि बाइक चलती रहती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये लिखिए। तो इससे आपको अंदाजा हो गया कि भाई मिनरल का डिपोजिशन है, तभी तो ये हो रहा है। तो लिखिए, दिस सर्वे डिटेक्ट वेरिएशन इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड्स caused by the presence of magnetic minerals like iron और मैग्नेटिक। ठीक, उसके बाद ग्रेविमेट्रिक सर्वे। ग्रेविमेट्रिक सर्वे में आप आ जाइए, लिखिए दिस सर्वे मेजर सुटेबल वेरिएशन ग्रेविटी which can be influenced by the surface density variations such as those caused by the mineral deposition। मैंने बताया था मास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम बाय डेंसिटी। तो एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। हाँ, मास बाय वॉल्यूम। तो अगर आप कहीं ये धरती पे आपका मास कुछ और है या फिर आपका वेट कुछ और है, तो इस जगह पे अगर आप इस जगह पे
कुछ और है मास आपका और यहाँ कुछ और मास आता है, तो आप कंपेयर कीजिए कि वहाँ ऐसा क्यों हुआ और यहाँ ऐसा क्यों हुआ। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ मिनरल का फॉर्मेशन या डिपोजिशन ज़्यादा होता है, दैट्स वाई आपकी मास वहाँ पे डिफरेंस आती है, यानी कि बढ़ जाती है। ठीक, तो वो किस में आ जाएंगे आपका ग्रेविटिक वो किस में आ जाएंगे आपका ग्रेविमेट्रिक सर्वे, यानी कि दिस वन। ओके, फिर रेडियोमेट्रिक सर्वे आप लोग जान ही रहे, रेडियोमेट्रिक एलिमेंट क्या होता है। अगर नहीं जान रहे तो एलिमेंट की जो चार्ट आती है 1 से 190, अब तो शायद 45 तक एलिमेंट्स हो गई हैं, तो वो वहाँ पे एज ए अलग कलर की पूरी एलिमेंट को रंगी गई है, जो कि रेडियोमेट्रिक एलिमेंट होती है। जैसे सिस्मिक वेव हो गया, अल्ट्रा वायलेट रे हो गया, या फिर एक एग्जांपल आप यूरेनियम का ले लीजिए। यूरेनियम भी रेडियोमेट्रिक एलिमेंट होता है। अब मैं बताना चाहता हूँ यूरेनियम के बारे में, बात आ गई तो देखिए, यूरेनियम माइंस होता है जिससे हम लोग यूरेनियम को निकालते हैं। अब यहाँ देखिए, आप अगर झारखंड आए होंगे, झारखंड में जमशेदपुर, बहुत नाम सुना होगा जमशेदपुर, या फिर वेस्ट सिंहभूम या ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला, खरसवा, ये सब नाम सुना होगा आपने। अगर झारखंड आए होंगे विजिटिंग या घूमने के लिए, या फिर झारखंड के लोग हैं, तो हुआ यूं कि एक जादूगोड़ा नाम है, जादूगोड़ा। ये टाटा के आसपास एरिया है, टाटा जमशेदपुर के आसपास कोई जादूगोड़ा प्लेस है। ठीक है, इसमें क्या है, इस प्लेस में यूरेनियम का फॉर्मेशन है, यूरेनियम का फॉर्मेशन है। स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, यूरेनियम का फॉर्मेशन है। और फॉर्मेशन रहने के, यानी कि यूरेनियम का फॉर्मेशन है, तो हम लोग इसमें क्या किया, माइनिंग करवा दिए, माइनिंग ऑपरेशन करवा दिए। ठीक, अब यूरेनियम इतनी सेंसिटिव मेटल्स, इतनी मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है कि यूरेनियम का कितना 98 या समथिंग एलिमेंट, देख लेता हूँ एटॉमिक नंबर कितना है यूरेनियम का, 98 या समथिंग होगा, 237 या इस तरह यूरेनियम। यार डाटा नहीं है, जो भी है यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 237 या समथिंग होगा, जो भी है, मास या जो भी है। ठीक है, अब देख लीजिएगा, तो यूरेनियम क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये जब टूटता है ना, इसका फ्यूजन जब होता है, तो ये एक टूटता है, फिर एक से ये दो टूटता है, फिर दो से ये तीन टूटता है, फिर तीन से ये चार टूटता है। ऐसे टूटते टूटते ये बहुत ज्यादा चेन क्रिएट कर लेता है, जिसको फ्यूजन बोलते हैं, फ्यूजन, चेन फ्यूजन ये बनाता है टूटते टूटते। और इसका रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने के कारण ये इनकी मतलब जो रे होती है, रे मतलब किरण, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की किरण होती है, पूरी यहाँ की लिविंग बींग्स पे, यानी कि मैन हो या फिर वाइल्ड लाइफ हो या फिर जो मैमल्स आते हैं पानी के अंदर, या आप एनिमल बोल लीजिए। ठीक, पूरी इन्वायरमेंट को ये बिगाड़ रहा है। आपके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसे क्रॉस करेंगे ना, तो ये छेदा हो जाएगा इस पे, कलाई पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट ये क्रॉस करेंगे ना, तो छेदा हो जाएगा और आपकी डेथ। तो इस तरह का वहाँ रेडिएशन बना हुआ है। आज भी आप अगर हिरोशिमा, नागासाकी ये सब देखे होंगे, जो रेडियो यूरेनियम के से बने हुई मिसाइल के कारण वो बम गिराया गया था, सेम इट इज वहाँ के लोग आज भी अपाहिज पैदा होते हैं। सेम इट इज यहाँ भी झारखंड के जादूगोड़ा में आज भी अपाहिज लोग पैदा होते हैं।
सरकार ध्यान नहीं दे रही है। भाई आप माइनिंग कर रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं, पूरी यूरेनियम को आप सेफ तरीके से लेके जाके ट्रांसपोर्ट करें। क्या होता है, मैंने खुद देखा है, ये रोड है, ऐसे रोड है, माइन से यूरेनियम का ओर लेके आया एज ए ओपन ट्रक मिनिस्ट्री ऑफ कोल मिनिस्ट्री की, अब भी ये सुन लीजिए, कोल मिनिस्ट्री सर जी किशन रेड्डी जी, ओपन ट्रक या ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री भी आप भी सुन लीजिए, ये ओपन ट्रक में ये लोड और यानी कि यूरेनियम की ओर को ओपन ट्रक में लोड होके ये ट्रांसपोर्ट पे जाती है। और यहाँ गांव है, चारों तरफ लोग रहते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, ये तो ओपन जा रही है तो वो तो अपना एलिमेंट यानी कि जो रे होता है यूरेनियम वो तो बाहर निकालेगा, रेडिएशन ये तो बाहर निकालेगा ही ना। इसके बावजूद भी रोड अगर खराब है या फिर ब्रेकर्स लगे हुए हैं, इसमें जैसे ही जर्क होता है, क्रॉस होती है, तो यहाँ से थोड़ी बहुत ओवरलोडेड होने के कारण यहाँ थोड़ी बहुत यूरेनियम रोड पे बिखर जाती है। इसको कौन साफ करेगा, इसको कौन उठाएगा? बच्चे, हमारे बच्चे यहाँ से यहाँ अगर रोड क्रॉस कर रहे हैं तो वो तो पत्थर समझ के उसको उठाएंगे, हाथ में यूरेनियम आएगा तो आप समझिए क्या होगा, उसकी हाथ की क्या होगी। उसके बावजूद भी बच्चे को तो थोड़ी पता है कि यूरेनियम है। अरे भाई इतना एडवांस वहां पे लोग भी नहीं है कि बता पाएंगे कि यूरेनियम क्या है और क्या उसका इफेक्ट होता है, बट फिजिकली वहां इफेक्टनेस के कारण वो बता देते हैं कि यूरेनियम के कारण ही ऐसा होता है। ठीक, आज भी वहां ना अपाहिज बच्चे पैदा होते हैं, खाने के लिए वहां तरसते हैं। और यूरेनियम की प्लांट यानी कि पावर प्लांट, ये क्या होता है, पावर प्लांट, ये इतना पावर प्लांट में यूज होता है। लगभग 7 या मेरे टाइम पे लगभग 10 साल पहले 3 यूरेनियम प्लांट थे इंडिया में, 10-15 साल पहले। अभी ये यूरेनियम प्लांट 7 हो गई है और यहाँ से बिजली बनती है, यानी कि पावर सप्लाई होता है इस प्लांट से पावर सप्लाई होता है। अब ये जलने के बाद, यूरेनियम जलने के बाद उसको बहुत सेफ तरीके से समुद्र के बीच ले जाके उसको दफनाया जाता है या फिर रख छोड़ दिया जाता है। तो वहां का भी जो पानी में, समुद्र में भी तो मछलियां रहती है, उसको भी ये इफेक्ट कर देता है, इतना पावरफुल है। तो इसको सेफ तरीके से एज ए ग्लास या फिर इसको तोड़ने के लिए 2 एलिमेंट होते हैं, बोरोन एंड केडियम और ग्लास, ये 2 एलिमेंट है। अगर यूरेनियम है और बोरोन का स्ट्रक्चर आप इसके सामने रख दें सर्कल रेडियस बना के, तो ये यूरेनियम का रेडिएशन बाहर नहीं आएगा। इसके बाद एक ग्लास होता है और एक कैरिडियम क्या करता है, यूरेनियम को अपने आप खींचता है, बोरोन भी अपने आप को खींचता है और उसको तोड़ देता है। ग्लास आपको प्रोटेक्शन करता है, ठीक। तो इस तरह का प्रोटेक्शन लेते हुए यूरेनियम का जो राख होता है, जलने के बाद जो बचता है राख, उसको समुद्र में ले जाके, वो ठीक है, डजंट मैटर, वो अपनी जगह अच्छी है। बट यहाँ आप देखिए, हमारा माइंस, हमारा यूरेनियम, हम ही उस चीज से दूषित, हम ही उस जगह से पोल्यूशन, और हमें ही बिजली नहीं मिल रही है, और ना हमें ही नौकरी मिल रही है, ना हमें ही काम मिल रहा है यहाँ पे। अब देख लो, अभी भी लाइन, ऐसे मैं भी झारखंड से, आप देख लो लाइट कटी हुई है, देने को एक घंटा देती है सुबह शाम, यानी कि 24 घंटे में आपको बिजली 8 घंटे मिलते, बाकी दिन गुल। ऐसे में सरकार को एक्शन, युवा को आगे लेके अगर एक्शन पे उतर जाए तो सरकार की क्या होगी। उसके बाद देखिए, ये यूरेनियम प्लांट ये आज तक झारखंड में एक भी नहीं है, झारखंड में नहीं है। क्यों नहीं है भाई? आप हमारी ही यूरेनियम है, हमारी जमीन भूमि है, हमारी प्लेस से ही हम ही दूषित हो रहे हैं, हमें ही आप बिजली सप्लाई नहीं कर रहे हो। पूरी झारखंड को फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली सप्लाई होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल वाले अपना बिल पे करें, बट एज ए कम वैल्यू में आपको बिजली सप्लाई करनी चाहिए गवर्नमेंट, और एक प्लांट यूरेनियम की यहाँ भी होनी चाहिए। सब चीज मेरा, तो क्यों हम फैसिलिटी किसी अदर स्टेट को देंगे? भाई तुम्हें देना है दे सकते हो, बट हमें भी तो फैसिलिटी दो। ये चीज फिर भी लाइट कटी हुई, देखिए पसीना से मैं भीग गया, ठीक। उसके बावजूद भी अभी और झारखंड की स्थिति देखिए आप, जादूगोरा, इस यहाँ पे डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन ये माइंस भी चलाती है और बिजली का प्रोडक्शन भी करती है। हमारे आमने सामने तीन पावर प्लांट है। चंदपुरा पावर स्टेशन है, पावर प्लांट है, बीटीपीएस पावर प्लांट है, फिर ललपनिया पावर प्लांट है, तेनुघाट पावर प्लांट है,
जहाँ बिजली की उत्पादन होती है, फिर भी हम अभी कैसे हैं देख लो। लाइट है, लाइट नहीं है, बिजली कटी हुई है, आपके सामने वीडियो की क्वालिटी देखना थोड़ी कम आ जाएगी ब्राइटनेस, तो लाइट नहीं है। 3-3 4-4 पावर प्लांट हो जाने के बाद किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये? एज ए जनरल वर्कर, ये जनरल ह्यूमन बींग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भाई हम उतर जाएं धरना पे या प्रदर्शन करने के लिए, तो हमारी भी तो लाइफ है, हम भी तो आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई है, फैमिली से घूमना फिरना है, या फिर हम यही धरना प्रदर्शन के लिए ही आगे जन्मे हैं। अगर धरना प्रदर्शन भी हम करते हैं एज ए नॉर्मल पढ़ लिख के जागरूक हो जाने के बाद, तो भाई हम वैकेंसी के लिए लड़ें कि आपसे हम लड़ें अपनी सुविधा के लिए? ठीक, लड़ते भी हैं। अगर बहुत सारे इसमें नेता वोता बन के उभरते भी हैं तो उन पे भी केस कर देते हैं झूठी नमा। अब भाई उसके पास पैसा है नहीं और प्रशासन भी आपकी, पूरी सरकार भी आपकी, तो कुछ भी झूठा नमा केस लगा देते हो, जाओ भाई जेल में सरो। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट की। देख लो अंधेरे में है, झारखंड की ऐसी स्थिति है, उसके बावजूद भी झारखंड में कोयला, सारा खनिज पदार्थ, ओवरऑल 70% झारखंड प्रोडक्शन आपको देता है सर। 90% तभी ओवर कहाँ, किस स्टेट में माइका का फॉर्मेशन है बताइए आप? कहाँ से और माइका का फॉर्मेशन आप कर लेते हैं? कहाँ का कोयले का फॉर्मेशन ज्यादा कर लेते हैं? जो कुकिंग कोयल मिलती है हमारे झारखंड से मिलती है। सेमी बिटुमिनियस कोयला, एक ग्रेड की कोयले होती है जो हम देते हैं आपको। यहां से झरने, कितने नदियों, यानी कि दामोदर नदी यहां से बहते हुए न जाने कितने को प्यासे को पानी देती है, बंगाल तक जाती है। वो पूरी प्राकृतिक संसाधन है हमारे पास, लेकिन हम उन्हीं के फैसिलिटी से वंचित हैं। ऐसा है झारखंड और ऐसा है यहाँ की सरकार। गुस्सा आएगा भाई डेफिनेटली। खैर एनीवेज, कूल डाउन। एक नेता उभर के आया सामने, जयराम महतो। एक नेता जयराम महतो उभर के सामने आया, कितने स्पिरिचुअलिटी है उसके अंदर, कितनी बारीकी से वो बात रखता है, सच्चाई एकदम फैक्ट बात रखती है। एकदम ट्रेंड पे चल रहा है वो अभी भी। इलेक्शन तो पिछले वर्ष हुआ था, अभी भी ट्रेंड चल रहा है। क्यों चल रहा है भाई? उसकी बातों में सच्चाई है। वो अपने लिए नहीं, हमारे लिए आए हैं उभर के। उसके पीछे भी आदमी लग गए हैं कि भाई ऐसा है, करप्टेड है, इनकरप्टेड है, वो माफिया है, गुंडागर्दी करता है, ऐसे वैसे। मतलब एक नेता अच्छे से यहाँ से उभर के आया। पहले नेता जो निर्मल महतो दादा ये सब थे, बाबू ये सब थे, शक्तिनाथ महतो, शक्ति चरण, ये सब, उन लोग को तो आपने मरवा दिया। फिर एक नेता बहुत दिन के बाद उभर के आया, 28 साल के बाद, 20 साल के बाद झारखंड में, 25 साल के बाद, तो उसको पीछे भी सब पड़े हुए हैं, सांसद विधायक सब लेके उसके पीछे पड़े हुए हैं। जबकि वो बंदा नेक है और नेक कार्य भी कर रहा है। अपना जो सैलरी है 100% में से 75% वो डोनेट करता है, लोगों को मदद करता है। आप कभी आओ उसके पास लोगों को मदद करने के लिए, देखो वो करता है कि नहीं। उसके पीछे भी लोग लगे हुए हैं कि नहीं, इसको आगे नहीं बढ़ना देना है, ये झारखंड को बदल करके रख देगा, मॉडर्न झारखंड बना देगा। तो उसके पीछे भी लगे हुए हैं। बताइए, उसके पीछे जो इलेक्शन के टाइम पे इरफान और क्या क्या नाम था, भाई क्या जरूरत है तुम्हें बदल जाने की? अगर तुम पार्टी में रहते तो अभी तुम विधायक रहते हैं। पार्टी छोड़ दिए, बन गए, अब चापलूसी झंडा धो जेएमएम का। भाई खुद की पहचान रहती ना, अगर उसकी पार्टी में रहते तो विधायक तो रहते, विधायक 2 विधायक हो जाते ना। और जहां से वो इलेक्शन लड़ रहा था, पूरी वो जितना उसका तय था, क्या इरफान अंसारिया क्या नाम है, जो भी है, ये कहां से लड़ रहा था? कल्पना सोरेन, यानी कि जो हेमंत सोरेन की वाइफ है, अर्धधागनी है, उसकी जगह से ये लड़ रहा था।
कल्पना सोरेन को हरा के ये जीत जाता, डेफिनेटली जीत जाता उस जगह से। उस जगह का मैं जानता हूँ ना, मांडू है या जम गिरिडीह के आगे जो विधानसभा पड़ता है, मैं भूल रहा हूँ, उस जगह से ये विनिंग जोन में था डेफिनेटली। उसको सोच समझ के ही वहां से टिकट दिया गया था, सोच समझ के, ताकि तुम विनिंग में रहो। वहां से वो जीत जाता। अभी जीत जाता तो विधायक रहता, विधायक होता तो दो कैंडिडेट होते, एक कैंडिडेट जब जयराम महतो ही अकेला एमएलए पूरी झारखंड विधानसभा शस्त्र को हिला देता है, तो 2 हो जाने के बाद सोचो। तो नहीं, ऐसे लोग भी है, दगाबाज भी है लोग यहाँ पे। समर्थन छोड़ के जाके जेएमएम का हाथ थाम लिया, करोड़ों पैसा, करोड़ों ये संपत्ति, बॉडीगार्ड, सब मिल गया, खुश हो गया बंदा। अपने लिए ये सोचा। अगर वही जयराम महतो अपने लिए सोचता तो आज बीजेपी से वो एमएलए होता और किसी मिनिस्ट्री के पद में होता। पार्टी तो उसे ऑफर भी कर रही थी, कांग्रेस भी कर रहा था, बीजेपी कर रहा था, नहीं, लेकिन अपने लिए नहीं सोचा। वो पूरी झारखंड के हित, यहाँ के लोकल रहे या बाहरी रहे, जो भी है, लेकिन सबके लिए तो वो सोचा था। अब लोकल लोग उससे चिढ़ते हैं, सॉरी, बाहरी लोग चिढ़ते हैं। बाहरी लोग कहते कि वो लोग हमें सपोर्ट नहीं करते। भाई तुम्हें सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं कि भाई यहाँ की गवर्नमेंट सब्सिडी है। आप अदर स्टेट में देख लो, गवर्नमेंट क्या कहता है, 90% तक अपनी लोकेलिटी को जॉब देता है, उसके बाद 10% बाहरी जनरल के लिए, कोई भी अप्लाई कीजिए, किसी राज्य का भी हो। और यहाँ का गवर्नमेंट क्या करता है भाई, 70% बाहरी, 30% लोकल। क्यों? ये कहाँ का नियम है भाई? इससे अच्छा था झारखंड नहीं अलग करवाते, बिहार में ही आते हैं सब। तो ये चीज के लिए वो फाइट किया था, आपको भगाने के लिए नहीं। आप स्वतंत्र हैं यहाँ आप अपनी रोजी रोजगार चलाइए, स्वतंत्र हैं। तो खैर, राजनीतिक बातें में उलझ जाऊं तो बहुत समय वेस्ट हो जाएगा। तो कहाँ थे, रेडियोमेट्रिक सर्वे। हाँ, तो ये यूरेनियम टूटते टूटते ये रेडिएशन बना दिया, जादूगोरा को पूरा बर्बाद कर दिया। यानी कि झारखंड इतना फैसिलिटी देता है, खुद झारखंड होता है। तो ये किस में आ जाएगा, रेडियोमेट्रिक सर्वे में। हाँ, इसका कितना 92 है यूरेनियम का, 92 एटॉमिक नंबर, और 237 शायद मास नंबर है इसका, 236 है शायद मास नंबर यूरेनियम का, 236 या 237 है मास नंबर। ठीक है, तो सेंटेंस लिखिए आप रेडियोमेट्रिक एलिमेंट में। दिस सर्वे मेजर द नेचुरल रेडियो एक्टिविटीज ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ओके, दिस सर्वे मेजर द नेचुरल radioactive of rocks and minerals useful for identify deposit of uranium and other radioactive elements। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हो गया। अब सिस्मिक सर्वे यानी कि इसमें आ जाइए। सिस्मिक सर्वे, दिस सर्वे आर साउंड वेव्स टू मैप सरफेस जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर विच कैन बी हेल्प टू लोकेट पोटेंशियल ऑफ मिनरल डिपोजिशन। ये सारे कंप्लीट हो गए। सिस्मिक सर्वे में थोड़ी बता देता हूं आपको, ये क्या होता है सिस्मिक। अगर आप वेव पढ़े होंगे, साउंड वेव, फिर वेव के बारे में पढ़े होंगे, वेव कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, ऐसे XY में वेव बनाते हुए। तो डेफिनेटली अगर कोई वेव धरती सरफेस को टच कर रही है, या सरफेस मान लेते हैं, और यहाँ पे अगर कुछ मिनरल का फॉर्मेशन या डिपोजिशन होता है, तो ये वेव में कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगा। ये ऐसे नॉर्मली जो भी है सिग्नल्स ऐसे नहीं जाएंगे। तो इसी तरह से अगर चेंजिंग आए तो हमें अंदाजा लग जाता है कि आगे फॉर्मेशन है किसी चीज का। ठीक है, आप इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ आप रख दीजिए, क्या मेटल्स बॉडी रख दीजिए, या लकड़ी का खंभा रख दीजिए, और इधर रूम को बंद कर दीजिए। ठीक, आप अपना वॉइस यानी कि साउंड इस पे आप भेज रहे हैं, तो क्या होगा, ये आपको टकरा के फिर रिटर्न आ जाएगा, यानी कि इको जनरेट कर देगा। ठीक है, आपका आवाज गूंजते रहेगा। ठीक, बट अगर यही दरवाजा आप खोल देते हैं तो ये साउंड आपका कंटिन्यू आगे चलते जाता है। ठीक है,
तो इससे आपको क्या पता चलता है कि आगे कुछ मटेरियल्स है या मैटर है जिसके कारण मेरा साउंड रिवाइब्रेशन होते हुए वेव के थ्रू से फिर वापस आ जाता है। तो ये चीज किस में आएंगे, ये चीज सिस्मिक सर्वे में आएंगे, यानी कि सिस्मिक वेव का यूज इसी में होता है। तो ये डिफिनेशन मैंने बता दिया। सिस्मिक सर्वे, दिस सर्वे वी यूज साउंड वेव्स टू मैप सरफेस जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स विच कैन हेल्प लोकेट पोटेंशियल मिनरल डिपोजिशन। ओवरऑल यहाँ तक कि समाप्त दो रह गए हैं, रिमोट सेंसिंग और जियो केमिकल। तो जियो केमिकल एनालिसिस या जियो केमिकल सर्वे हम लोग कल देखेंगे, वो दोनों को। आज की यहाँ समाप्त करते हैं। हैव ए गुड डे, थैंक यू।